कनेक्टिव टिश्यू, गुड। उसमें हमने पढ़ा था एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, याद है? यस मैम। क्या था, बता दो एक एक लाइन जो भी याद है आपको। मैम वन। अच्छा, एरियोलर और एडिपोज में से फैट किसके पास होता था, ये बता दो। एरियोलर और एडिपोज में से फैट किसके पास? मैम सेकंड वन। हाँ जी, मैम के पास होता है। नो, एडिपोज के पास फैट था। नहीं क्यों रहा, आप डिवाइस कर लेना, ठीक है। ओके मैम। सक्षम, यू आर आल्सो राइट, एडिपोज के पास होता है, सही है। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे। एक बार तो आपको रिवाइज करवा देती हूँ पिछली बार क्या हुआ था, फिर ब्लड करेंगे आज, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा था कि समथिंग विच कनेक्ट द इनर बॉडी मसल और समथिंग विद द आउटर वॉल्स, इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में वी स्टडीड अ क्लासिफिकेशन चार्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि इट इज ऑफ थ्री काइंड्स, जिसमें फर्स्ट टाइप इज connective tissue proper. First type is connective tissue proper. Second type is supportive connective tissue, and third type is fluid connective tissue. Connective tissue proper में we studied it can be loose, it can be compact. अगर loose है तो it is of two types, areolar and adipose. Areolar में हमने पढ़ा it is the most widely present tissue in your body. हर जगह present है, it is present below your skin also, ठीक है। और एडिपोज में हमने क्या पढ़ा, that it is also present beneath your skin but it acts like a cushion, एक cushion की तरह act करता है। it stores fat, therefore it provides a warmth to the body. Plus adipose में we studied that it is also present around the internal organs to make them safe. Plus it is also present around the blood vessels, ठीक है, ये सब चीज हमने पढ़ा। Areolar में we studied that it is mostly present in your body. It is the most abundant tissue of your body, present almost everywhere. ठीक है। प्लस एरियोलर में भी स्टडीड कि जब हमको रिपेयर रीजनरेशन ये सब करवाना होता है तब इसमें इसका फंक्शन आता है, ठीक है, रिपेयर ऑफ टिश्यूज वगैरह। देन वी स्टडीड अबाउट दी कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट में वी स्टडीड दैट वी हैव टू टाइप्स, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट को हमने इस डायग्राम से समझा कि टेंडन क्या होता है, एनी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज जॉइनिंग अ मसल टू अ बोन। और टेंडन में वी स्टडीड दैट बिकॉज इसको बहुत ही ज्यादा स्टिफ, बहुत ही ज्यादा हार्ड होना चाहिए था, इस वजह से हमने इसमें कौन से टाइप ऑफ फाइबर्स डाले थे, वाइट फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स, ताकि ये बहुत हार्ड हो सके, बहुत स्टिफ हो सके। बिकॉज हम अगर इसको फ्लेक्सिबल कर देंगे तो बोन की मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाएगी, ठीक है। दूसरे टाइप हमने क्या पढ़ा, लिगामेंट। लिगामेंट में हमने क्या पढ़ा, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज जॉइनिंग बोन टू बोन। So ligament is type of a connective tissue which joins bone to bone, and because it is joining bone to bone, so there is some flexibility required between the bones. जो joints है दो bones का उसके बीच में we need flexibility for the easy movement of that bone, and that flexibility provide करवाने के लिए we need a tissue for the or fiber for that. That fiber was elastin fiber or yellow fiber which was present more in the ligament, ये हमने पढ़ा। Then we studied supportive connective tissue. Supportive connective tissue में we studied about cartilage and bone. Bone हम डिटेल में अलग से लेक्चर है उसका, उसमें करेंगे। Cartilage में we studied that it is a type of connective tissue which obviously is providing support to the body, but it is not very hard. It is flexible as compared to the bone. The cells which are forming the cartilage are known as chondrocyte cells, and it is having more of yellow fibers. Although collagen fibers are also there, but yellow fibers are also there. ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है आपके कार्टिलेज हमने पढ़ा था, टिप ऑफ नोज, ठीक है, आपके ये पिना जो है, ईयर जो है, उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है, टिप ऑफ नोज पे प्रेजेंट है, बिटवीन योर बोन्स प्रेजेंट है, आपके जो वर्टिब्रल कॉलम है जो बैक है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जिसको,
उन दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द बोन्स समवेयर इन द जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज आप, ठीक। उसके बाद में वी स्टडीड ये सब आप बोन वाले लेक्चर में पढ़ोगे, सारा बहुत बड़ा लेक्चर है वो, ओके। देन वी स्टार्टेड विद द ब्लड। ब्लड में हमने पढ़ा दैट द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी, क्योंकि लॉजी आ गया तो स्टडी है। देन वी स्टडीड कि ब्लड जो है उसकी फॉर्मेशन को हम क्या बोल देते हैं, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को क्या बोल देते हैं, हेमेटोपोइसिस। रेड कलर का होता है हमारा ब्लड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हमारी बॉडी का जितना भी वेट है उसका 7 to 8% वेट जो है वो ब्लड लेगा, और टोटल वॉल्यूम जो ब्लड का होता है इन केस ऑफ मेल इज मोर, इन केस ऑफ फीमेल इज लेस। मेल के केस में टोटल बॉडी वेट जो ब्लड का है दैट इज 5 to 6 liters, and females makes 4 to 5 liters. It's less. Composition of blood में we studied that blood consists of two major portions. First was the plasma and second was the formed elements. प्लाज्मा में हमने देखा कि मैक्सिमम जो प्लाज्मा है दैट इज वाटर, मैक्सिमम कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। ऑल्दो प्लाज्मा टोटल कितना दे रहा था 55% इन ब्लड एंड 45% was given by the formed elements. प्लाज्मा में we studied that maximum amount is of water, देन थोड़ा बहुत 6 से 8% इज प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड बचा कुचा इज अदर्स में आ जाएगा, वो अदर्स में पढ़ेंगे हम क्या आएगा। तो वाटर मेक्स 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा। देन वी स्टडीड वी हैव 3 different टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। सबसे लार्जेस्ट इज फिब्रिनोजन, सबसे स्मॉलेस्ट इज एल्ब्यूमिन। लार्जेस्ट जो फिब्रिनोजन है दैट एक्ट्स लाइक अ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉट बनने का मतलब क्या होता है, खून का जमना, या एक जगह से ब्लड में एक ऐसा क्लॉट बना देना जिससे उसका एक्सेसिव ब्लड लॉस कम हो जाए। आपको जब चोट लगती है कुछ देर बाद खून अपने आप रुक जाता है, क्यों रुक जाता है, कैसे रुक जाता है, बिकॉज वहां पे क्या बन गया, आपका क्लॉट बन गया है, ठीक है। एंड दैट क्लॉट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो इन योर बॉडी। उस क्लॉटिंग प्रोसेस में कौन हेल्प करवा रहा है, फिब्रिनोजन। सो इट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर एंड हेल्प इन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन मतलब इकट्ठा होना, कोएगुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, ठीक है। कोएगुलेशन मतलब इकट्ठा होना। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज ग्लोब्यूलिन। ग्लोबुलिन में हमने पढ़ा दैट योर बॉडी मेक्स लॉट्स ऑफ एंटीबॉडीज, बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाती है आपकी बॉडी। although those antibodies are produced by another cells also, but this globulin is actually forming the proteins for antibody. तो वो जो एंटीबॉडी फॉर्मिंग प्रोटीन है दे आर ग्लोबुलिन्स, ठीक है। और इन्हीं का एक एग्जाम्पल है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। Immunoglobulins is the another name for antibodies. Antibodies are like the soldiers of your body which protects your body from the outsiders, ठीक है। So basic function of globulin क्या हो गया, its basic function is in defense mechanism of your body. लास्ट टाइप हमने क्या पढ़ा था प्लाज्मा प्रोटीन का, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या पढ़ा, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, प्लस आपके बॉडी में देयर इज अ वेरी मच स्पेसिफिक रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन एंड फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड एंड वाटर। आपके ब्लड में वाटर आयन, आपकी बॉडी में वाटर आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत परफेक्टली एकदम बैलेंस्ड है। उसको बैलेंस रखने के लिए हमारे पास जो प्रोटीन है दैट इज एल्ब्यूमिन प्रोटीन which maintain the osmotic concentration or maintain the blood pressure of your body. आपके खून को कितना गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है, उसमें कितने आयंस रखने हैं, कितना वाटर रखना है, वो सब चीज कौन डिसाइड करता है, एल्ब्यूमिन। सो इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ योर बॉडी। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, वाटर एंड आयन बैलेंस ऑफ योर बॉडी इज मेंटेन्ड बाय एल्ब्यूमिन। फिर आता है थर्ड कॉम्पोजिशन प्लाज्मा का, दैट इज अदर्स वाली कैटेगरी में डाल दिया हमने उसमें। उसमें बहुत सारे आयंस आ जाएंगे और न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। तो ब्लड में भी न्यूट्रिएंट होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो ग्लूकोज है उसके पास भी, ब्लड के पास भी अमीनो एसिड्स है, याद होगा आपको। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, मिलकर ये बनाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। सो ब्लड इज ऑल्सो हैविंग लॉट्स ऑफ अमीनो एसिड्स, blood is also having lots of lipids, fats
It is also having lots of ions जैसे chloride ions, magnesium, calcium, sodium. ठीक है, तो ये सारी कैटेगराइजेशन हमने किसके अंदर कर दी, अदर्स के अंदर कर दी. ठीक है. नेक्स्ट आता है ब्लड का कॉम्पोजिशन, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना बना रहा था, ओनली 45% ऑफ द ब्लड. कैसे याद किया था हमने, वी टुक अ टेस्ट ट्यूब, उसमें ब्लड लिया, मान लो 10 ml ब्लड लिया, और कुछ समय बाद हमने क्या देखा था कि उसके नीचे वाले पोर्शन पे रेड रेड कलर का मास ऐसे एक्यूमुलेट हो गया, राइट, और ऊपर वाले पोर्शन पे येलो कलर का मैटर इस तरह से एक्यूमुलेट हो गया. वो जो येलो कलर का आपको ऊपर दिख रहा था दैट वाज द प्लाज्मा, और वो जो रेड कलर का आपको दिख रहा था दैट वाज द अदर सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ठीक है, स्पेशली. ओके, चलिए. एक चीज होती है जो आपको जाननी भी चाहिए कि जब हमने अभी यहाँ पे क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब रखा, कुछ समय बाद हमने क्या देखा, ब्लड क्लॉट हो गया था नीचे, और क्लॉट होके ऐसे एग्रीगेटेड मास बना दिया था, है ना. और उसके ऊपर क्या था आपका, उसके ऊपर आपका जो बच गया दैट वाज प्लाज्मा, येलो कलर का फ्लूइड, दिस वाज प्लाज्मा. ठीक है. जब इस प्लाज्मा के जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि फिब्रिनोजन, जब इस प्लाज्मा का जो फिब्रिनोजन था वो यूज अप हो गया टू क्लॉट दिस ब्लड, इस ब्लड को क्लॉट करने के लिए फिब्रिनोजन यूज अप हो गया इस टेस्ट ट्यूब में, तो ऊपर जो आपका बचा है प्लाज्मा दैट इज नॉट हैविंग फिब्रिनोजन राइट नाउ बिकॉज इट इज यूज्ड टू क्लॉट द ब्लड हियर. So this plasma which is not having clotting factor, this right now is known as serum. वही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम. दिस इज माइनस का साइन. ठीक है, दिस इज माइनस. प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज द सीरम. ठीक. नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं आपके ब्लड में, एंड वी बेसिकली हैव थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स. The first type of formed elements is erythrocytes. Second is leukocytes. Third is platelets. Cytes मतलब cells. Erythro मतलब it is related with the red. Leuko मतलब related with the white. So erythrocyte therefore are also known as red blood corpuscles. इनको corpuscles क्यों बोला, इनको cells क्यों नहीं बोला, because they're not having lots of things which a cell have. आपने सेल थ्योरी की एक्सेप्शन में पढ़ा कि वी हैव बेसिकली थ्री एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी. कौन कौन सी एक्सेप्शंस थी, आरबीसीज, वी आल्सो हैड एक्सेप्शन ऑफ वायरस एंड सीव ट्यूब्स. सीव ट्यूब्स तो प्लांट्स में आ जाएंगे. वायरस अदरवाइज आल्सो बेचारे होस्ट की बॉडी के बाद उनका कोई वजूद ही नहीं है, नॉन लिविंग है होस्ट की बॉडी के बाहर. प्लस आरबीसीज आर रेड ब्लड कॉर्पसल्स. इनको हमने सेल थ्योरी से एग्जेम्प्ट इसलिए किया था बिकॉज वायरस देखो उनका तो वैसे भी कोई वजूद नहीं है होस्ट की बॉडी के बाहर, तो वो तो ना डेड है ना लिविंग है. ठीक है. सीव ट्यूब के पास मेच्योरिटी में जब वो मेच्योर हो जाते हैं सीव ट्यूब, ये आपके फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, तो उस समय उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए उनको एग्जेम्प्ट किया. आरबीसीज के पास भी मेच्योरिटी के बाद न्यूक्लियस नहीं होता, और भी एक दो ऑर्गेनली नहीं होती, तो इसलिए उनको हमने एग्जेम्प्ट किया है किससे, सेल थ्योरी से. तो इसीलिए हमने इसको कॉर्पसल बोला बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट सेल. A complete cell should be having a nucleus, right? But it is not having nucleus after maturity. So therefore, they are known as red blood corpuscles, RBCs. Second है leukocytes. Leuko मतलब white, cytes मतलब cell. We are studying blood, so white blood cells. ठीक है. Last है platelets. Platelets को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, that are thrombocytes. ठीक है. तो राइट नाउ इसलिए धीरे धीरे करा रही हूँ मैं आपको बिकॉज लॉट्स ऑफ न्यू वर्ड्स आर देयर. तो फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज इरिथ्रोसाइट्स. इरिथ्रो मतलब रेड, साइट्स मतलब सेल. क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड, सो रेड ब्लड सेल्स और कॉर्पसल्स.
ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये 3 चीज आपने नहीं पढ़ी। नेक्स्ट आता है नंबर। जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनका जो नंबर होता है दैट इज 5 to 6.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड अगर हम कैलकुलेट करें तो हर एक मिलीमीटर क्यूब ऑफ जो एरिया है उसमें जितना भी ब्लड है दैट विल बी हैविंग 5 to 6.5 मिलियन ऑफ आरबीसी। दैट इज सो मेनी। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में हर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड अगर हम कैलकुलेट करें तो उसमें हमारे पास मिलेगा 6 से 8,000 ल्यूकोसाइट्स, व्हिच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू आरबीसी, राइट। उसी तरह से अगर हम प्लेटलेट्स को कैलकुलेट करते हैं तो प्लेटलेट्स इज लाइक, सॉरी, प्लेटलेट्स इट्स लाइक 1.5 to 3.5 लाख। कितना है, 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होती है आपकी बॉडी में पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इसीलिए जब डेंगू वगैरह होता है किसी को तो उसमें उसका जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उनमें उनका प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता होता है ना। तो एक उसमें यही था, प्लेटलेट काउंट कम कैसे होता है, उनका 1.5 लाख से भी कम प्लेटलेट्स हो गई, 1 लाख प्लेटलेट्स हो गई, या 80,000 90,000 प्लेटलेट्स हो गई, वो बहुत ज्यादा कम। ठीक है, तो उस समय प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है आपका। जब भी आपको कोई इस तरह की डेंगू वगैरह हुआ है या कुछ हुआ है तो प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है आपका। दैट इज अ परफेक्ट साइन ऑफ टेलिंग कि हाँ इसको ये बीमारी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है शेप। हर सेल का शेप कैसा होता है, शेप को समझने के लिए सीधा डायग्राम पे ही आते हैं हम लोग। तो ये तो माइक्रोस्कोपिक व्यू है, देखो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है, और मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हम लोग ने भी देखा हुआ है। ठीक है, बेसोफिल बहुत कम दिखते हैं, सबसे ज्यादा जो आपको दिखता है वो न्यूट्रोफिल दिखते हैं। ठीक है, आएंगे आगे क्या होते हैं ये सब, लिम्फोसाइट मोनोसाइट तो दिखते रहते हैं ये सब। ठीक है, तो ये जो आपको पूरे दिख रहे हैं ना, ये रेड 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 रेड, ये सारे रेड 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 जो है, दीज ऑल आर आरबीसीज। ठीक है, ये सब आरबीसी है। और ये जो आपको पर्पल कलर के अलग से कलर में दिख रहे हैं, दीज ऑल आर डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, और ये जो आपको छोटू सा, बिल्कुल छोटू सा दिख रहा है यहाँ पे, जो दैट इज नॉट सर्कुलर, इस तरह की शेप होती है इसकी, दैट इज अ प्लेटलेट। ठीक है, और इसका वैसे इमेज अगर देखें तो ऐसे दिखेंगे, आरबीसीज लुक लाइक दिस। और ये पता है कैसे होती है, एक वो आती है मिंट की, वो आती है कैंडी, पोलो बोलते हैं उसको, पोलो होता है नाम, खाई होगी आप सबने, पूरा पैकेट आता है उसका, बहुत सारी उसमें होती है, ठंडा ठंडा लगता है उसको खा के, मिंट होता है उसमें। तो जैसे पोलो होती है ना, पोलो को आप क्या करो, बीच में से तो वो खाली होती है, तो उसको बीच में से आप फिल कर दो, तो जो आपको शेप मिलेगी ना, एग्जैक्टली वही शेप होती है आरबीसी। तो ये आपको वही पोलो बीच में से फिल करके दिखाई हुई है बस। ठीक है, इसको अगर हम साइडवेज देखेंगे तो आरबीसीज आपके इस तरह के दिखते हैं, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो इट्स लाइक, सबसे बेस्ट तरीका क्या है याद करने का, मान लीजिए आप आटे का बहुत छोटा सा पेड़ा लो, एकदम छोटा सा आटा का पेड़ा लो, और उसको बीच में से दबा दो, जो उसका सेंटर है वहां से दबा दो बिल्कुल, जो शेप आपकी बनेगी ना, दैट इज आरबीसी। आज करके देखना है। ठीक है, तो दिस इज आरबीसी की शेप। जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो बेसिकली दे आर राउंड इन शेप, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे दीज ऑल आर डब्ल्यूबीसीज, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो ये सारे जो है दीज ऑल आर राउंड इन शेप। फर्क बस क्या होता है, इनके न्यूक्लियस में चेंजेस होते हैं, उससे हम इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। हर एक में जो न्यूक्लियस का शेप है दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, ये जो अंदर आपको दिखाए गए हैं दीज ऑल आर न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो पर्पल ब्लू कलर का दिखाया गया है दैट इज न्यूक्लियस। तो इनमें न्यूक्लियस का शेप चेंज होता है, ऑल दो हमको पता है यूकेरियोटिक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, तो एक ही न्यूक्लियस है इनके पास, बस न्यूक्लियस का शेप चेंज है। ठीक है, शेप चेंज है, न्यूक्लियस तो एक ही है, इवन दिस इज ऑल्सो वन न्यूक्लियस, बस वो न्यूक्लियस के अलग अलग लोब्स है, न्यूक्लियस तो एक ही है, बस लोब्स अलग हो गए उसके। ठीक है, दिस वाज योर डब्ल्यूबीसी। और आपका जो प्लेटलेट्स होता है वो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, जैसे स्टार होता है ना, स्टार, वैसा दिखता है। और जैसे आजकल वो कोरोना वायरस के कार्टून बन रहे हैं, है ना, जो कार्टून इमेज है कोरोना वायरस की, बस बिल्कुल वैसे ही दिखता है प्लेटलेट आपका। ठीक है, तो दिस इज द इमेजेस, और वही सेम चीज आपको यहाँ भी दिखेगी।
ये इरिथ्रोसाइट्स को आपको सामने से दिखाया हुआ है और साइड से दिखाया हुआ है। ल्यूकोसाइट्स को सामने से दिखाया हुआ है और प्लेटलेट्स दिखाई गई है। ठीक है, ओके। सो वही शेप के हिसाब से उनको नाम भी दे देते हैं हम। नाम क्या दें हम इनको, कि जो आरबीसी है बिकॉज इस तरह की शेप है इनकी, राइट। सो दिस इज बाई कनकेव इन शेप, बाई कनकेव शेप होती है इनकी। और बहुत बड़ा रीजन होता है इस शेप का, हमने क्यों आरबीसी को ऐसा बनाया, ठीक है, उसका बहुत बड़ा रीजन है। उस रीजन को समझने के लिए फिर से हम इस डायग्राम पे आते हैं, ये वाले पे। अभी आप देख रहे हो ये ना एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है, मतलब माइक्रोस्कोप से फोटो लेके आपको ये बताई गई है। ठीक है, तो इसमें आप खुद सोचो सबसे ज्यादा नंबर में आपको क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा नंबर में क्या दिख रहा है इस वक्त आपको, ये लाल लाल रंग के बहुत सारे सेल्स। ये जो लाल लाल रंग के बहुत सारे सेल्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, आरबीसीज, राइट। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है आपका, इरिथ्रोसाइट। और अब आप खुद सोचो कि मान लो ये कोई ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में बहुत सारे ब्लड सेल्स हैं, बना देते हैं सारे। ये जो मैंने बनाया है ये WBC है बिकॉज दे आर राउंड एंड दीज आर प्लेटलेट्स। और दीज आर RBCs। ओके, तो आप खुद देखो आरबीसी की शेप जो है दैट वाज लाइक दिस। तो इसी वजह से एक ही टाइम पे बहुत सारी आरबीसीज ट्रेवल कर पा रही, एक ही टाइम पे लॉट्स ऑफ आरबीसीज वर एबल टू ट्रेवल थ्रू द ब्लड वेसल। अगर मैं आरबीसी की शेप सर्कुलर रखती तो एक ही टाइम पे बहुत कम आरबीसीज ट्रेवल कर पाती, क्योंकि आरबीसी की शेप इज लाइक दिस। सो देयरफॉर एक ही समय में बहुत सारी आरबीसीज कैन ट्रेवल टुगेदर लाइक दिस। देख रहे हो कितनी सारी आरबीसीज एक साथ ट्रेवल कर सकती हैं। तो देयरफॉर द शेप इज लाइक दिस। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, अदरवाइज ऑल्सो नंबर इज सो लेस, तो क्या फालतू में अलग से मैं एनर्जी वेस्ट करनी, हमें उसकी सेल की शेप चेंज करनी। प्लेटलेट्स का नंबर इज ऑल्सो लाइक, हाँ ठीक है, इट इज मोर बट लेस देन आरबीसी। ओके, नेक प्लस प्लेटलेट्स का साइज भी बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल। आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप में कितना छोटू सा है बिल्कुल प्लेटलेट। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का साइज देखो कितना बड़ा बड़ा है, आरबीसी का साइज इज स्मॉलर देन डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का साइज देखो कितना बड़ा है सेल का, प्लेटलेट्स का साइज देखो कितना छोटा सा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, जो आरबीसीज होते हैं उनका ना, अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इनको फॉर्म्ड एलिमेंट इसलिए बोला गया बिकॉज ये बन रहे हैं खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं खत्म हो रहे हैं, मतलब इनका कोई लाइफ स्पैन होगा। तो जो आरबीसी है उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, दैट इज कि भैया 120 दिन जिएंगे और फिर मर जाएंगे। ठीक है, तो 120 डेज इज द लाइफ स्पैन फॉर एन आरबीसी। जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है दैट इज वेरी शॉर्ट, शॉर्ट लिव, मतलब मुश्किल से 1-2 हफ्ता जीते एंड देन दे डाई एंड देन दे फॉर्म अगेन। देन फिर 1-2-3 हफ्ते जिए, देन दे डाई, देन दे फॉर्म अगेन, ऐसा होता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो आरबीसी है वो ना लाल रंग की होती है, तब इसको रेड ब्लड कॉर्पस बोला। लाल रंग की क्यों होती है, अब ऐसा क्या है उसमें कि वो रेड कलर दे रही। आरबीसी के अंदर आपके पास एक पिगमेंट होता है, और आपको अब पता है कि पिगमेंट मतलब कोई कलर देगा ही। तो दैट पिगमेंट इनसाइड दैट आरबीसी इज हेमोग्लोबिन, ऑल्सो डिनोटेड एज HB। हेमोग्लोबिन जो होता है दैट इज एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, आयरन होता है इसके पास। ठीक है, और आयरन की जरूरत है हेमोग्लोबिन को बनने के लिए। इसी वजह से बॉडी में अगर आयरन की कमी हो गई तो खून की भी कमी हो सकती है, हेमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है। ठीक है, तो आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर दी हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। प्लस दूसरी चीज, हर एक हेमोग्लोबिन के पास 4 बाइंडिंग साइट्स होती हैं फॉर दी ऑक्सीजन। So every hemoglobin can carry 4 oxygen molecules at once. ठीक है, हर एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट वंस। ठीक, इसी वजह से
जो आरबीसीज होती है, देयर मेजर रोल इज टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। मेजर रोल क्या क्या होता है इनका, तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, नॉट इवन ऑक्सीजन, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट CO2। तो इसीलिए आपको बहुत सारी बुक्स में लिखा मिलेगा कि आरबीसी प्ले अ मेजर रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। व्हाट आर रेस्पिरेटरी गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवा रहा है आपका आरबीसी। व्हाई? बिकॉज हेमोग्लोबिन एज कैन बाइंड विद ऑक्सीजन, इट ऑल्सो कैन बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 के साथ भी बाइंड हो सकता है हेमोग्लोबिन, एंड ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकता है। देयरफॉर हेमोग्लोबिन present inside the RBC help in the transport of respiratory gases, that is CO2 and oxygen. Okay. Next आता है WBC. WBC में we studied that it is short-lived as compared to the RBC. Plus जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आते हैं दुनिया भर के क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है? तो दैट आर द टाइप्स ऑफ WBC। जो WBC होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं। एक वो जिनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे ऐसे डॉट 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 ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? एक वो जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं होता, क्लियर साइटोप्लाज्म होता है। जो क्लियर साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोल देंगे? ए ग्रेन्युलोसाइट। जिनके पास ग्रेन्यूल्स है उनको हम क्या बोल देंगे? ग्रेन्युलोसाइट। So WBCs can be categorized into two parts, that is granulocyte and agranulocyte. Granulocyte जो होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है, लाइक दिस, देख रहे हो? ये तीनों क्या है? These are a type of granulocyte, ठीक है? Because their cytoplasm consists of granule, दिख रहे हैं डॉट 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 कितना सारा, ये सब क्या है? These are all granules. एक ग्रेन्युलोसाइट में आपको नो ग्रेन्यूल्स, कोई साइटोप्लाज्म एकदम क्लियर दिखेगा, बिल्कुल क्लियर साइटोप्लाज्म, ये ग्रेन्यूल नहीं है, ऐसी चमक रहे सेल, ठीक है? ये कार्टून व्यू है इसलिए ऐसी बस डिजाइन के लिए बना रखा है, शेडिंग कर रखी है। तो जो साइटोप्लाज्म है दैट इज वेरी क्लियर, नो ग्रेन्यूल्स आर देयर, therefore these are agranulocytes, ठीक है? And these are granulocytes. वही आपको चीज इसमें लिखा गया है that the WBCs are of two types, that is granulocytes and agranulocytes. चलो, granulocyte as नीचे भी देखा आपने, that are of three types. First is neutrophils, second is eosinophils, and third one is basophils. इनका जो percentage है that is very important to remember. उससे पहले let's see जो WBC है, WBC में हमने क्या बोला? इट इज ऑफ टू टाइप, ग्रेन्युलोसाइट एंड agranulocyte. Granulocyte is of three parts or three types: neutrophils, basophils, and eosinophils. Agranulocyte is of two types: monocyte and lymphocyte. तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? agranulocyte, सॉरी granulocyte. ग्रेनुलोसाइट में हमने सबसे पहला क्या देखा? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ऐसे सेल है कि मान लीजिए आपके बॉडी में कोई इंट्रूडर आया है, कोई फॉरेन पार्टिकल आया है विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एट ऑल, तो वो फॉरेन है, हमको नहीं चाहिए, उसके खिलाफ हमको डिफेंस मैकेनिज्म शो करना पड़ेगा। तो आपकी बॉडी में जैसे ही कोई आउटसाइडर आता है या आपकी बॉडी में मान लो कोई इंजरी हुई है, तो वहां पे सबसे पहले आने वाले, सबसे पहले पेट्रोल करने वाले जो सेल्स होंगे दैट विल बी न्यूट्रोफिल्स. सो द सेल्स which are there in the injury site at first, मतलब सबसे पहले इंजरी साइट पे या सबसे पहले जहां भी फॉरेन बॉडी आया है वहां पे जो सेल्स आएंगे आपके दैट विल बी न्यूट्रोफिल्स. सबसे पहले आएंगे ये सेल्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो वेरी फर्स्ट सेल which are present at the site of or location of invasion of foreign body or at the site of injury, वहां सबसे पहले जो सेल आएंगे दैट विल बी न्यूट्रोफिल्स. और न्यूट्रोफिल्स आर प्रेजेंट इन 60 to 65%. मतलब WBC में से
60 to 65% जो होते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 2 से 3% डब्ल्यूबीसी में होते हैं आपके इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स क्या होता है? दे फॉर्म एलर्जिक रिएक्शन। आपकी बॉडी में जहां भी एलर्जी की जरूरत है, ठीक है, तो वहां पे एलर्जिक रिएक्शन शो कौन करवाएंगे? आपके इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में अगर हम देखें तो इसके ऑब्वियसली ग्रैन्यूल्स होंगे आसपास, पर इसका जो न्यूक्लियस होगा ना, बड़ा ही अतरंगी सा होएगा। न्यूक्लियस तो एक ही है, बट उस न्यूक्लियस के 3 लोब्स है, ठीक है। इस तरह से न्यूक्लियस दिखेगा आपको, तो वही आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और इसका मेन काम क्या होता है? सबसे पहले इंजरी साइट पे पहुंचेगा, या उस साइट पे जहाँ पे फॉरेन बॉडी आई है वहां पे पहुंचेगा, और इसका मेन काम होता है इन फेगोसाइटोसिस। क्या होता है फेगोसाइटोसिस? आंसर लिखो जरा चैट बॉक्स में, सेल में पढ़ चुके हो आप इसको। व्हाट डू यू मीन बाय फेगोसाइटोसिस? ठीक। दूसरी चीज, you have neutrophils, you have monocytes. Neutrophils are a type of granulocyte. Monocyte is a type of agranulocyte. ठीक है। एम एन, एबीसीडी में एम एन साथ साथ में आता है ना, एम एन ओ पी क्यू आर, राइट। तो एम एन एबीसीडी में साथ साथ में आता है, राइट। साथ साथ में आता है तो काम भी साथ साथ ही करेंगे। तो अगर न्यूट्रोफिल्स का काम इज इन फेगोसाइटोसिस, तो मोनोसाइट का भी काम क्या हुआ? फेगोसाइटोसिस। याद रखना है इस चीज को, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स का काम इज इन फेगोसाइटोसिस, मोनोसाइट का काम इज आल्सो इन फेगोसाइटोसिस, ठीक है। कितना परसेंट न्यूट्रोफिल? ऑलमोस्ट 60%। कितना परसेंट इओसिनोफिल? ऑलमोस्ट 2 to 3%। मतलब आपका जो डब्ल्यूबीसी होगा, उन डब्ल्यूबीसीज में से 60 से 65% तो न्यूट्रोफिल्स ही मिलेंगे आपको, 2 से 3% इओसिनोफिल्स मिलेंगे आपको, और 0.5 to 1% बेसोफिल्स मिलेंगे। हो सकता है मिले भी ना, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ दिखाई गई है कि आउट ऑफ दीज डब्ल्यूबीसीज मैक्सिमम जो आपको मिलेगा दैट विल बी न्यूट्रोफिल। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा 2 से 3% इरिथ्रोसाइट, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप कंफ्यूजन में न रहो, ये जो आपको फोटो दिखाई गई है ना, इस फोटो को बहुत बार क्रॉप करके जोड़ा गया है। ये एक ही साइड पे आपको सारे सेल्स नहीं मिल सकते ऐसे। ये बहुत 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 सारी ढूंढने के बाद आप कहीं जाके 1-2 डब्ल्यूबीसी मिलता है। हमको पता है कैसे बनती है स्लाइड ब्लड की। वो जो ग्लास स्लाइड होती है उसके ऊपर ब्लड डाल के उसको पूरा फैला देते हैं अच्छे से, उसके ऊपर फिर स्टेनिंग करते हैं, और स्टेनिंग के बाद फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो आरबीसी तो फैले हुए दिखते हैं हर जगह। बट ये जो डब्ल्यूबीसी है, इसको ढूंढने के लिए बिल्कुल आंखों की बुरी हालत हो जाती है, बिकॉज माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप होता है जो हमको मिलता था, तो इतना टाइम लगता था इस डब्ल्यूबीसी को ढूंढने के लिए। न्यूट्रोफिल्स बहुत आसानी से मिल जाते थे इधर उधर पड़े हुए, बट जो बाकी होते थे वो बहुत मुश्किल से मिलते थे, मतलब बहुत सारा सारा ढूंढना पड़ता था। और उसमें से भी बिकॉज अपने पास कोई बहुत ही ज्यादा ऐसे सुप्रीम वाला माइक्रोस्कोप तो होता नहीं था, तो इट वाज लाइक अ सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। तो उसमें वी हैव टू जज कि ये जो हमको दिख रहा है डब्ल्यूबीसी ये क्या है, बिकॉज इट्स सो स्मॉल इवन आफ्टर जूमिंग इट, इतना स्मॉल होता है वो। तो जूम करने, और ज्यादा जूम कर दिया तो बिल्कुल ही ब्लर हो जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। इट वाज वेरी हार्ड टू फाइंड आउट लॉट्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये जो आपको फोटो दिखाई गई है, ये क्रॉप करके बहुत सारी फोटोज को एक ही फोटो बना रखा है, ठीक है। एक ही जगह आपको इतने सारे सेल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इतने सारे डब्ल्यूबीसी के सेल्स नहीं मिलेंगे, ठीक। चलिए, थर्ड टाइप ऑफ जो आपका आता है ग्रेन्युलोसाइट, दैट इज बेसोफिल। बेसोफिल देखो कितना बेचारा वैसे ही गरीब सा, इतना कम परसेंटेज दिया हुआ है उसको, कभी कभी तो दिखता भी नहीं है, कभी कभी क्या, हमें तो कभी भी नहीं दिखा बेसोफिल। बेसोफिल नहीं दिखता, वैसे ही इतना कम होता है, और हो सकता है उस बॉडी में हो भी ना बेसोफिल कोई सेल, उस पर्टिकुलर जो ब्लड का सैंपल हमने लिया उसमें, ठीक है। तो बहुत कम होता है, और उसका मेन काम होता है टू सिक्रीट हिस्टामिन। हिस्टामिन ध्यान से सुन लेना, आपके बॉडी में ना, बिकॉज ऑब्वियसली ब्लड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो ब्लड के अंदर जो सेल्स होंगे वो भी हर जगह ही प्रेजेंट होंगे, तो मतलब डब्ल्यूबीसी भी हर जगह मिलेंगे आपको बॉडी में, ठीक। तो आपका जो बेसोफिल होता है दैट हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन। जैसे मान लीजिए
आपका जो स्टमक है, मान लो उसमें कोई भी आपने एसिडिक फूड खा लिया है, खराब खाना खा लिया, उसके रिस्पॉन्स में आपका स्टमक कोई रिएक्शन शो करेगा। दैट रिएक्शन शो करने के लिए स्टमक नीड्स हिस्टामिन। तो हिस्टामिन से वो रिएक्शन शो कर पाएगा। तो आपके बॉडी में जितना भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या होता है? स्वेलिंग होना, हीट हीट होना कहीं पे, सूज जाना कोई एरिया पर्टिकुलर बाहर या अंदर, ठीक है? तो ये सारी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है। तो उन सब रिएक्शन में आपको हिस्टामिन की जरूरत होती है, एंड दैट हिस्टामिन इज रिलीज्ड बाय बेसोफिल। तो बेसिकली वही, आपकी बॉडी में जब इंजरी होगा, या आपकी बॉडी में जब कहीं पे कहीं चोट लगी है, या आपकी बॉडी में कहीं पे कुछ रिस्पॉन्स की जरूरत है जिसमें हिस्टामिन चाहिए, तब बेसोफिल अच्छे खासे दिखते हैं आपको, ठीक है? दूसरी चीज, कभी कभार क्या होता है कि ना, आपको बहुत दिन से, मान लो 1-2 दिन से फीवर है, ठीक है? तो 2-3 दिन हो गए आपको फीवर होते हुए, और आपको लगातार हो सकता है स्नीजिंग भी हो रही हो, छींके भी आ रही हो। तो आपने सारे टेस्ट करवा दिए, कुछ भी नहीं, आपको कोविड भी नहीं है, आपको कुछ वायरल डिजीज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज नेगेटिव, ठीक है? तो क्या कंक्लूजन निकलता है? आपके ब्लड टेस्ट लेते हैं हम, ब्लड टेस्ट में हम रिपोर्ट देते हैं, और कभी कभार क्या होता है उसमें ना, ईसनोफिल का नंबर बड़ा होता है, 2 से 3 से ज्यादा परसेंट होता है, 4 से 5% हो गया या ऐसा हो गया। तो इस केस में फिर हम अनुमान लगाते हैं, हाँ ईसनोफिल बढ़ा हुआ है, मतलब इसकी बॉडी में कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई है, तभी वो ईसनोफिल का नंबर बढ़ा हुआ है, ठीक है? तो उस केस में फिर हम आइडिया लगाते हैं, हाँ ठीक है, इस पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, एंटी एलर्जिक दवाई दे दो, इसको ठीक हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि और तो कुछ है नहीं, और तो कोई बीमारी है नहीं, तो यही हो सकता है। तो यही है बस, इन सब चीजों से हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि क्या बीमारी है, ठीक? नेक्स्ट टाइप आपका आता है ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट 2 टाइप्स के हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होता है उसका सेल इज लाइक दिस, और सेल के अंदर का न्यूक्लियस इज लाइक दिस। बहुत छोटा सा, हल्का सा कर्व होगा न्यूक्लियस में, और जैसे राजमा होते हैं ना, फूला हुआ राजमा ऐसा दिखेगा, राजमा का फूला हुआ वर्जन ऐसा दिखेगा उसका न्यूक्लियस। मोनोसाइट का अगेन काम इज इन फेगोसाइटोसिस। कैसे काम करते हैं ये फेगोसाइटोसिस में? जैसे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का सेम काम था, राइट? तो मान लीजिए ये वो एरिया है जहाँ पे कोई इंट्रूडर आया था, कोई फॉरेन बॉडी है, इस फॉरेन बॉडी को हमको खत्म करना है। सबसे पहले यहाँ पे भागता भागता आएगा कौन? न्यूट्रोफिल। ये आ गया न्यूट्रोफिल, राइट? न्यूट्रोफिल ने क्या किया? फेगोसाइटोसिस करवाना था, तो इसने क्या किया? इस सेल को इस तरह से अपने अंदर ले लिया और खत्म कर दिया। उसी तरह से जो मोनोसाइट है वो भी करेगा, इस सेल को अपने अंदर लेगा, जैसे अमीबा करते हैं ना उस तरह से, और खत्म कर देगा, विनाश कर देगा इस सेल का, ठीक है? तो मोनोसाइट ऑल्सो हेल्प इन फेगोसाइटोसिस। मोनोसाइट जो होता है आपके डब्ल्यूबीसीज में, इट इज लाइक 6 to 8%, 6 से 8% डब्ल्यूबीसी, मान लीजिए इतना इस वक्त आपके पास डब्ल्यूबीसी है, और इसमें से 60 to 65% आपका होगा न्यूट्रोफिल, 2 to 3% होगा आपका इसिनोफिल, 1%, 0.5 to 1% होगा आपका बेसोफिल, एंड 6 to 8% होगा आपका मोनोसाइट, एंड 20 to 25% होगा आपका लिम्फोसाइट। अब देखते हैं लिम्फोसाइट क्या होता है। सी, लिम्फोसाइट जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, बी एंटी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एंटी लिम्फोसाइट। तो lymphocyte is also categorized into 2 parts, that is B lymphocyte, anti lymphocyte, also known as B cell, anti cell। आपकी बॉडी में कोई भी इंट्रूडर आ रहा है, कोई भी फॉरेन बॉडी आ रही है, जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, कोई भी वायरस एंटर हुआ मान लो, अब उस वायरस का जो आउटर मोस्ट कोट था उससे आपको नुकसान हो रहा था, तो वो जो आउटर मोस्ट कोट पे छोटे छोटे पोर्शन है उनको एंटीजन बोलेंगे, ठीक है? एंड दैट वायरस इज लाइक फॉरेन बॉडी, ठीक? तो एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन दी फॉरेन बॉडी, जो आपकी बॉडी में जाके नुकसान करवा सकते हैं। तो कोई भी एंटीजन एंटर हुआ आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी ने देखा ठीक है भाई इंट्रूडर आ गया, चलो अलार्म बज गया, फटाफट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करवाओ। अब ये जो एंटीबॉडीज है, दे आर लाइक द डिफेंस, ठीक है? दे आर डिफेंस रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द इंट्रूडर, ओके? तो 2 तरह का होता है लिम्फोसाइट, बी सेल एंड
टी सेल। पहले तो देख लेते हैं ये लोग बनते कहाँ पे हैं। आपके पास जो बॉडी है, उस बॉडी में जो लंबी लंबी बोन्स है, जैसे थाई बोन, शोल्डर बोन, ये वाली जो बोन्स है वो लंबी लंबी है, उनके अंदर आपको मिल जाता है बोन मैरो। बोन मैरो जो होता है दैट इज द साइट, एक्चुअल साइट ऑफ फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ बोथ बी सेल एंड टी सेल। फिर उसके बाद में एक बार प्रोड्यूस हो गए तो उसके बाद मेच्योर भी तो होंगे। तो द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी सेल एंड द साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ बी सेल इज बोन मैरो ओनली, तभी उसका नाम बी पड़ा है। द साइट ऑफ प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ टी सेल इज बोन मैरो, but the site of maturation of T cell is the thymus. थाइमस कहाँ होता है? आपका जो हार्ट है, हार्ट के पास में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट ग्लैंड इज नोन एज थाइमस। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है इस थाइमस का साइज डिक्रीज होता है। अगर इस थाइमस का साइज डिक्रीज हो रहा है मतलब टी सेल नहीं मेच्योर होंगे, टी सेल मेच्योर नहीं होंगे मतलब उनका काम भी नहीं होगा। तो लेट्स सी क्या काम है बी और टी सेल का। बी सेल जो होता है दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, वो बनाते हैं एंटीबॉडीज। कैसा होता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर? इस तरह से, बहुत इजी स्ट्रक्चर दिखाया गया आपको एंटीबॉडी का। दिस इज फर्स्ट चेन, दिस इज सेकेंड चेन। जो बड़ी वाली चेन उसको हैवी चेन बोलते हैं, छोटी वाली चेन उसको लाइट चेन बोलते हैं। तो इट्स लाइक दिस, ये बड़ी वाली चेन और ये छोटी वाली चेन आपस में ज्वाइंट है, ठीक है। तो दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बना कौन रहा है? बी सेल, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं बी सेल? बोन मैरो में। कहाँ पे मैच्योर हो रहे हैं बी सेल? बोन मैरो में। मैच्योर होने का क्या मतलब है? कि दैट बी सेल इज हैविंग एंटीबॉडीज ऑन इट्स सरफेस एंड दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद सम एंटीजन नाउ और सम फॉरेन बॉडी नाउ, ठीक है। तो antibody जो है that is attached on the B cell like this and this antibody show defense mechanism. इसी तरह से जो T cell है, T cell जो होता है that does not produce antibody but it helps in cell killing. कोई भी सेल है, कोई भी इंट्रूडर है, मान लीजिए ये कोई सेल है वो फॉरेन है, हमको नहीं चाहिए, इस सेल को बिल्कुल खत्म कर देगा टी सेल, एकदम खत्म मतलब बिल्कुल ही गायब, पूरा किल कर देगा उस सेल को। तो सेल किलिंग में हेल्प करवाता है टी सेल। प्लस बी सेल बना रहे थे एंटीबॉडी, बी सेल को एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करवाएगा कौन? टी सेल। सो इट हेल्प्स द बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। दूसरा काम क्या है? टी सेल ओरिजिनेट इन बोन मैरो बट इट गेट्स matured in thymus. So after being produced in the bone marrow, it moves to the thymus for maturation. कहाँ होता है थाइमस? थाइमस इज प्रेजेंट नियर योर हार्ट लाइक दिस, इस तरह का दिखता है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। थाइमस बच्चों में बड़ा है, जैसे 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 ओल्ड होते गए थाइमस का साइज जो है वो छोटा होता गया। और थाइमस का साइज छोटा हो रहा है मतलब जो टी सेल का मैच्योरेशन है अब वो कम होगा, और कम होगा मतलब आपकी बॉडी का जो डिफेंस है वो थोड़ा वीक हो गया। इसी वजह से जो बूढ़े लोग होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है दैट इज वेरी वीक, ठीक है। प्लस जब HIV एड्स होता है तो HIV एड्स में भी इवेंचुअली बिकॉज उसका सिम्टम ही 5-6 साल बाद पता चलता है कि इसको HIV है, पहला सिम्टम ही 5-6 साल बाद आता है। तो तब तक तो बिल्कुल ही तहस नहस हो चुकी होती है बॉडी अंदर से। तो HIV एड्स में भी क्या होता है कि जो आपका टी सेल है वो टी सेल खत्म होने लग जाते हैं धीरे धीरे, और टी सेल के खत्म होने की वजह से आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म थोड़ा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम की ऐसी की तैसी हो जाती है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम का पूरी तरह से खराब हो जाना इज द सिम्टम ऑफ HIV एड्स। तो HIV एड्स में क्या होता है, हो सकता है वो इंसान एड्स से न मरे, पर क्योंकि एड्स की वजह से उसको कितना सारा इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, कितना इम्यून सिस्टम वीक हो गया, तो उस वीकनिंग की वजह से उसको कोई और बीमारी हो जाती है। मतलब अदरवाइज उस बीमारी से हम लोग बच रहे थे, पर क्योंकि HIV एड्स हो गया, इतना वीक हो गया इम्यून सिस्टम,
तो नॉर्मल बीमारियां जिनसे हम अदरवाइज बच रहे थे वो भी हो रही हैं अब हमको। तो बंदा मतलब इतनी सारी बीमारियों के साथ ही मर जाता है। हो सकता है HIV एड्स से ना मरे, वो बाकी बीमारियों से मर जाता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ डेडली डिजीज विद नो क्योर। ओके, so it was all for today. अगर आपको अभी अभी जितना कराया उसमें कोई डाउट है तो अभी बताओ, अदरवाइज आई विल आस्क। नो, टीथ में नहीं होते कोलेजन। ये जो भी आप पूछ रहे हो। कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट, उसका इज कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या पोजीशन है उसका, क्या स्टेट है। कोएगुलेशन इज लाइक इकट्ठा होना। ठीक है, पीपी इज प्लाज्मा प्रोटीन, अनमोल, प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सी टैबलेट चाहिए बेटा, कौन सी टैबलेट का नाम बोल रहे हो आप? एकाग्र, ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो होता है दैट इज द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड आफ्टर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन। ओके, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से अटैच होता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन मतलब आपका मान लो कुछ लोग होते हैं उनको पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है या डस्ट से एलर्जी होती है। तो जब भी वो डस्ट में जाते हैं उनकी छींकें शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा, या नाक बहना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी आने लग जाता है। दीज आर ऑल एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन के लिए आपको किसकी जरूरत है? WBC की जरूरत है, दैट इज ईसिनोफिल। हाँ जी, सेल रेटिंग इज फेगोसाइटोसिस, गुड। होते हैं RBC, RBC का ही दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। किनका सेम वर्क है, क्या बोलना चाह रहे हो अक्षर? उनका सेम, इफ दे हैव सेम वर्क देन व्हाई वी हैव टू ओनली, वन शुडंट बी इनफ। विच, किसकी बात कर रहे हो आप? नो, बिना बोन मैरो के नहीं बन सकती, बिकॉज बिना बोन मैरो के बी सेल ही नहीं बनेंगे, और बी सेल ही नहीं बनेंगे तो एंटीबॉडीज कहाँ से बनेगी? ठीक है, इसीलिए जिनको बोन मैरो कैंसर होता है उनका कितना प्रॉब्लम होता है, देखो बी सेल नहीं बन पा रहे, ना मेच्योर हो पा रहे, ना टी सेल बन पा रहे, तो उस चक्कर में फिर उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। विच पोर्शन है काक्टिव, टेल मी द पोर्शन। बी एंड टी सेल जो है, बी इज, हाँ जी, तो बी और टी सेल जो होता है वो दो तरह के लिम्फोसाइट है बस। बी रिलेटेड विद बोन मैरो, टी रिलेटेड विद थाइमस। ऐसे सेल जो ओरिजिनेट हुए हैं बोन मैरो से और मेच्योर भी हो रहे हैं बोन मैरो में, दैट इज बी सेल। ऐसे सेल जो ओरिजिनेट हुए हैं बी सेल बोन मैरो में बट मेच्योर हो रहे हैं थाइमस में, दे आर टी सेल्स, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ WBC। एलर्जी, आपकी बॉडी में एलर्जी की जरूरत है मानवेंद्र। अगर एलर्जिक रिएक्शन नहीं होंगी तो वो जो डस्ट पार्टिकल है या जो भी वो चीज आपकी बॉडी में जाएगी और वहां जाके फिर नुकसान करेगी। ठीक है, एलर्जी इज ऑल्सो, जो आपको छींक आती है, स्नीजिंग होती है समटाइम्स, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। आपकी आंखों से पानी आ रहा है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बिकॉज आपकी बॉडी इज स्टॉपिंग दैट डस्ट और स्टॉपिंग दैट एलर्जन टू एंटर इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में एलर्जिक सेल्स ही नहीं होंगे तो एलर्जिक रिएक्शन ही नहीं होगी, और एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगी तो सीधा ये चीजें आपकी बॉडी में जाएंगी और नुकसान करेंगी। ठीक है, नो, देर आर लॉट्स ऑफ अदर रीजन ऑल्सो मयंक, मयूर, फॉर द वीक इम्यून सिस्टम। ये सिर्फ वन ऑफ द रीजन है। ठीक है, दिस इज ओनली वन ऑफ द रीजन। हाँ जी, बोथ बी एंड टी सेल हेल्प इन द इम्यून रिस्पॉन्स, यस, both B and T cell help in immune response. Akshat, there are two types. One is agranulocyte, one is granulocyte. Monocyte is agranulocyte, right? तो दोनों का ही काम जो है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, फेगोसाइटोसिस। ये तो आपको सिर्फ एक पॉइंट बताया मैंने, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के बहुत सारे और भी काम है विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय यू टू नो। ठीक है, और भी बहुत सारे काम है इसके, पर जो कॉमन फंक्शन है दैट इज फेगोसाइटोसिस। अब जैसे न्यूट्रोफिल सबसे पहले जो साइट था उस पे पहुंच रहा था, मोनोसाइट थोड़ी ना पहुंच रहे थे, तो इसलिए दोनों सेल्स आर रिक्वायर्ड, एक सेल नहीं दे सकते हम। हर किसी का अपना पेक्यूलियर फीचर भी होता है। जैसे न्यूट्रोफिल्स का पेक्यूलियर फीचर था, उनका एक तो परसेंटेज बहुत ज्यादा है, दूसरा सबसे पहले साइट पे वही जाके पहुंचेंगे, मोनोसाइट तो नहीं पहुंचेंगे ना इतनी जल्दी, तो इस वजह से।
No, young people do not have good immunity as compared to children. हैवी चेन लाइट चेन कुछ नहीं है वरुण, जो एंटीबॉडी होता है ना उसमें 2 चेन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। 1 चेन जो बड़ी वाली है उसको हैवी चेन बोल दिया, जो छोटी वाली चेन है उनको लाइट चेन। ये एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात है ये। हाँ जी, ये आप ब्लड ग्रुप में अलग से पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अक्षत 9th की ब्लड ग्रुप टॉपिक अलग से है, उसमें आप पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ब्लड ग्रुप में अदरवाइज क्या होता है वैसे ही बता देती हूँ। एंटीजन जो होते हैं वो आरबीसी पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सेल्फ एंटीजन, हमारी बॉडी को नुकसान नहीं होता उससे। ये जो फॉरेन एंटीजन होता है उससे नुकसान होता है हमारी बॉडी को। अगर एक डिजीज की एंटीबॉडी बन जाती है तो वो डिजीज हमें दोबारा होती है वेरी लेस चांसेस, बिकॉज एक बार एंटीबॉडी बन गई तो वो सेम डिजीज का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जब वो दोबारा आपकी बॉडी में आएगा तो आपकी बॉडी को पता होगा इसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी निकालनी है, ठीक है। जब जैसे आप पैदा होते हो जब, तो आपको टेटनस का इंजेक्शन लग जाता है, या डायप्थीरिया का इंजेक्शन, बहुत सारी बीमारियों का बीसीजी का इंजेक्शन लग जाता है पैदा होने के बाद ही। तो वो इसीलिए लगता है कि आपकी बॉडी को एक बार हम ट्रिगर कर दे उस बीमारी की एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया आपकी बॉडी में, तो आपके बॉडी में मेमोरी होगा कि पहले जब आया था तो ये वाली एंटीबॉडी निकाली थी, तो अब दोबारा से वही निकाल दो। नो, देयर इज नो परमानेंट क्योर ऑफ एलर्जी, एलर्जी का कोई क्योर नहीं है। सिक्रेट हिस्टामिन, हिस्टामिन एक केमिकल है और उस केमिकल की वजह से इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग, हीट, पेन उस जगह पे, तो उसके लिए हमको हिस्टामिन केमिकल की जरूरत होती है। वो हिस्टामिन केमिकल बेसोफिल निकलवाते हैं। अगर हमें फीवर हो रहा है तो मतलब आपकी बॉडी में कोई ना कोई एंटीजन से फाइट कर रही है, दैट इज गुड। पर अगर आपको प्रोलॉन्ग्ड फीवर है, बहुत दिनों तक फीवर है, तो फिर आपको कोई बीमारी है। अगर आपको कभी कभार 1-2 दिन फीवर रह गया, दैट इज नॉर्मल, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। पर हाँ, बहुत दिन तक फीवर है, दैट इज डरने वाली बात, और आजकल तो सच में डरने वाली बात, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जो होता है, जैसे इसके नाम में मतलब है अक्षत, फेज मतलब खाना, बैक्टीरियो मतलब रिलेटेड विद बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं विच अफेक्ट द बैक्टीरिया, मतलब ये बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, ऐसे वायरस होते हैं ये, ठीक है। तो दीज वायरस किल्स द बैक्टीरिया, दैट आर बैक्टीरियोफेज, ओके। लेस चांसेस है पीयूष कि वो उस सेम स्टेन से दोबारा से बीमार नहीं हो सकता। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बिकॉज एंटीबॉडीज आर नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी गुड अमाउंट। फर्स्ट टाइम जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है कोविड, जो कोविड का पेशेंट है मान लो जो रिकवर हो चुका है, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज थोड़ी बहुत बन चुकी है, ठीक है। दोबारा से हो सकता है दोबारा उसको वो डिजीज हो जाए, बट अभी वो क्या इतना सीवियर नहीं होगा, बिकॉज पहले उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी थी। तो अभी फटाफट उसकी बॉडी ज्यादा अमाउंट में, मोर बल्क अमाउंट में एंटीबॉडीज निकालेगी, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मतलब किसी का बोन मैरो में अगर कैंसर हो चुका है तो वो बोन मैरो तो हमको निकालनी पड़ेगी, तो किसी और डोनर की बोन मैरो निकाल के हम पेशेंट में डाल देते हैं, दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है ना, किडनी खराब हो गई तो डोनर की किडनी निकाल के अपने अंदर डाल दो, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट। इस तरह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। मेगा मेगा कैरियोसाइट जो होता है, दैट इज अनदर नेम ऑफ अ टाइप ऑफ सेल, और यही मेगा मेगा कैरियोसाइट जो है वो फर्दर फिर डिवाइड होके प्लेटलेट्स बनाता है, ठीक है। थाइमस जो होता है एकाग्र, देखो आपका हार्ट है, हार्ट के पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसको हम थाइमस बोलते हैं। वो जो थाइमस होता है उसका साइज जब आप पैदा हुए थे तो बहुत बड़ा था, पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना उसका साइज धीरे 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 कम 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 होता जाएगा, डिग्रेड होता जाएगा वो ग्लैंड। और उसी वजह से जो बहुत ओल्ड एज ग्रुप होता है उसमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है, और जो बच्चे होते हैं उनमें इम्यूनिटी बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। थाइमस जो है दैट इज द साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ टी सेल, टी सेल मैच्योर होंगे यहाँ पे, बनेंगे तो बोन मैरो में पर मैच्योर होंगे थाइमस में टी सेल, ओके। डाउट्स क्लियर? चलो, जिसके बाकी अगर कोई डाउट रह गया, आई थिंक हो ही गए हैं सबके क्लियर।
हाँ जी, टी सेल हेल्प इन इम्यूनिटी बूस्टिंग शिवम. नो, देयर इज नो सच वे बिकॉज ऐसा कोई जरूरत नहीं है. बाय द एज अदरवाइज ऑल्सो इम्यूनिटी विल डिक्रीज ओनली. ठीक है, तो वी डोंट हैव टू टेक मेडिसिन फॉर दैट. ओके संजीव, क्या नाम है? शिवम संजीव. हाँ बिल्कुल, उसके बाद बनेंगे उसमें एंटीबॉडीज मोहित. ब्लैक फंगस इज म्यूकोरमाइकोसिस. लास्ट टाइम भी बताया था मयूर, कितनी बार पूछोगे ब्लैक फंगस, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हो. ब्लैक फंगस इज म्यूकोरमाइकोसिस, आजकल वही तो फैल रहा है. अब उसमें क्या है, जो कोविड वाले पेशेंट है, कोविड वाले पेशेंट को जो दवाइयां दे रहे थे उसमें स्टेरॉइड्स था. तो अब 1-2 महीना स्टेरॉइड्स खा ली उन लोगों ने. तो उन स्टेरॉइड्स के लेने की वजह से उनकी बॉडी में वो फंगस डेवलप हो रही है कोविड के पेशेंट में. अभी कोविड के पेशेंट को हम बिना स्टेरॉइड्स के ठीक भी नहीं कर सकते. मतलब स्टेरॉइड्स ना लेंगे वैसे भी मरेंगे, और स्टेरॉइड लेंगे तो म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है. तो दोनों में एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ऐसी वाली सिचुएशन. तो म्यूकोरमाइकोसिस इज ब्लैक फंगस, जो कि आपकी बॉडी में आजकल कोविड पेशेंट में देखने को मिल रहा है. और ज्यादातर ये उन्हीं में मिलता है जो वो होते हैं, मतलब जिसमें इम्यून सिस्टम वैसे ही बहुत वीक होता है, या जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है. ठीक है. क्या होता है म्यूकोरमाइकोसिस में कि इट अफेक्ट्स योर, बिकॉज नेजल पाथवे से ये जा रही है फंगस, या नेजल पाथवे में डेवलप हो रही है ये फंगस. तो इट इज क्लोज टू योर ब्रेन. तो बेसिकली ये क्या करता है, आपका सबसे पहले तो आंख के साइड वाली जो हड्डी है उसको खत्म करना स्टार्ट कर देता है, इरोड करना स्टार्ट कर देता है ये फंगस. धीरे धीरे ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन को खत्म करना स्टार्ट कर देता है. तो इट्स लाइक, और ये बहुत क्विक है. ऑल्दो हमारे पास दवाई है ब्लैक फंगस की ऑलरेडी, बट इतना क्विक होता है, विद इन 15 मिनट्स आपके ब्रेन में पहुंच जाएगा ये. और विद इन 20 to 25 मिनट्स आपको दिखना कम हो जाएगा, आपको बोला नहीं जाएगा आपसे. विद इन 2 to 3 आवर्स आपकी याददाश्त चली जाएगी. तो इतना फास्ट इरोजन है इसका आपकी बॉडी में, बहुत मतलब लाइटनिंग स्पीड से आपकी बॉडी में इरोड करता है ये ब्लैक फंगस. ओके. कोविड इज वेल एंड दिस म्यूकोरमाइकोसिस इज अ क्लिफ. ऐसा हो गया और बीच में खड़े हैं हम. ओके. कोविड में एटलीस्ट ये तो था, ठीक है दवाई दवाई दे के ठीक हो जाओगे. म्यूकोरमाइकोसिस में तो अब क्या हो रहा है, 15 मिनट में दवाई नहीं दी तो बस गया. मतलब धीरे 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 सारी बॉडी खराब होना. स्पेशली ब्रेन, अभी ब्रेन ही काम नहीं करेगा तो बॉडी भी काम नहीं करेगी. बिकॉज इट इज अफेक्टिंग ब्रेन एंड विद द वेरी 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 फास्ट स्पीड, ब्रेन आपका डिग्रेड होता है बहुत जल्दी. माय सिस्टर इज अ डॉक्टर एंड शी हैज सीन पेशेंट ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस. अभी लास्ट दिनों में 3-4 पेशेंट एक ही दिन में आ गए थे म्यूकोरमाइकोसिस से, ब्लैक फंगस से. आउट ऑफ विच वन डाइड. एक तो मर गई विद इन 2 आवर्स, मर गई इसी वजह से. बिकॉज उसके मतलब विद इन 15 to 20 मिनट उसकी पूरी आंख सूज गई थी. विद इन 1 आवर उससे बोला नहीं जा रहा था, और चला नहीं जा रहा था, देखा नहीं जा रहा था. एंड विद इन 1.5 आवर शी वॉज अनेबल टू टेल कि ये मेरे कौन है, मतलब किसी को पहचान नहीं रही थी वो, याददाश्त कंप्लीटली गॉन. विद इन 2 आवर्स शी वॉज डेड. नो इट्स नॉट कम्युनिकेबल. नो इट्स नॉट कम्युनिकेबल, बट यस इट स्प्रेड्स इनसाइड योर बॉडी ओनली. और कोविड की जो दवाई है उसकी वजह से ये साइड इफेक्ट हो रहा था, और वो होगा ही, बिकॉज कोविड में हमको स्टेरॉइड्स देने ही पड़ेंगे. बिना स्टेरॉइड के कोविड का ट्रीटमेंट नहीं है. और स्टेरॉइड लेंगे तो फंगस हो जाएगी, ना लेंगे तो कोविड से मरेंगे, और ले लेंगे तो म्यूकोरमाइकोसिस से मरेंगे. सी वायरस इज डेड आउटसाइड द बॉडी. तो अगर हम हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं और धो रहे हैं, मतलब हम वायरस को उसी जगह पे खत्म कर रहे हैं, मार रहे हैं. एक बार हमारी बॉडी में वो चला गया फिर कुछ नहीं हो सकता. तो हो हम लोग होस्ट है ना, हमारी बॉडी के बाहर तो वैसे ही उसको कुछ वजूद है नहीं वायरस का. तो बाहर ही उसको खत्म कर दो ना. एक बार बॉडी के अंदर चला गया फिर तो कुछ हो नहीं सकता ना फिर. ठीक है. कोविड इज बेटर देन ब्लैक फंगस. खत्म हो जाता है बाहर, अदरवाइज ऑल्सो इट्स डेड. एक तरह से आपने उसको हाथ, जैसे होता है ना कि मिट्टी थी आपके हाथ में और आपने धोया तो वो मिट्टी उतर गई, इट्स लाइक दैट जो वायरस है. तो अदरवाइज ऑल्सो इट वॉज डेड आउटसाइड दी होस्ट बॉडी. होस्ट बॉडी के अंदर जाके ही वो होस्ट बॉडी में लिविंग होता है. बाहर तो वैसे ही डेड था, उसको अपने हाथ से बस झाड़ दिया आपने, ऐसा हुआ है. ठीक. चलिए. विद इन 2 आवर 1% डेड ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस.
या इट इज वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस है। कोई बात नहीं, ध्यान रखो अपना, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लेना टेलीग्राम पे, एंड प्लीज आस्क डाउट इन टेलीग्राम ग्रुप यार, ठीक है। ऐसे एक एक पूछ, तो आज 3-4 बच्चों का एक ही डाउट होता है, तो जस्ट आस्क इन टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में पूछो डाउट।